अस्सलाम वालेकुम। 17 अक्टूबर को इसराइल की आर्मी एक स्टेटमेंट इशू करता है जिसमें वो कहता है कि फलस्तीनियों का रहनुमा और हमास का चीफ याह्या सिनवार को एक नॉर्मल रूटीन ऑपरेशन में गजा में शहीद कर दिया गया है। हमास की तरफ से भी इस बात की कंफर्मेशन की जाती है। इसराइल के मुताबिक ये एक प्री प्लान असैसिनेशन नहीं थी, बल्कि एक नॉर्मल रूटीन ऑपरेशन गजा में कंडक्ट किया जा रहा था जिसमें याह्या सिनवार को मार दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आया याह्या सिनवार कौन था और इसराइल की उसकी मारने की पीछे क्या हो जाती है, और अभी जो करंट सिचुएशन गजा में चल रही है उसके ऊपर याह्या सिनवार के मारने का क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अमेरिका के मुताबिक जो करंट पीस नेगोशिएशन चल रही है गजा में वार को स्टॉप करने के लिए, उसके ऊपर इसका मरना बहुत ही अच्छा साबित होगा। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल की पीएम नेतन्याहू एक स्टेटमेंट इशू करता है जिसमें वो कहता है कि याह्या सिनवार का मरना इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी उसका मकसद कुछ और है, वो उसके मरने से इस वार को स्टॉप नहीं करेगा। तो आज की इस वीडियो में उसके मकसद को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आया उसका मकसद है क्या। याह्या सिनवार फलस्तीनियों का एक अहम लीडर था और मौजूदा वक्त में वो हमास का चीफ भी था, और उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था फलस्तीनियों के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना। और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो अपनी जवानी से अपनी शहादत तक इसराइली ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ता रहा, और इस मकसद को हासिल करने के लिए उसने तकरीबन 23 साल जेल में गुजारे। याह्या सिनवार 19 अक्टूबर 1962 को खान यूनिस के एक रिफ्यूजी कैंप में उसकी पैदाइश हुई थी। उसकी फैमिली को 1948 में अपनी विलेज मजदाल अशकलान से जबरदस्ती निकाला गया था, जिसको फलस्तीनियों का नकबा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तकरीबन 7.5 लाख और फलस्तीनियों को जोर जबरदस्ती अपने इलाकों से निकाला गया था। याह्या सिनवार अपनी जवानी से ही इसराइली ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ता रहा। यही वजह थी कि वो 1980 में कई मरतबा उसे जेल भी जाना पड़ा। याह्या सिनवार जब अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है तो उसके बाद वो एक फाइटर ग्रुप की बुनियाद रखता है, जो बाद में किसान ब्रिगेड में चेंज हो जाता है और हमास के एक मिलिट्री विंग के नाम से वजूद में आता है। उसके बाद 1987 में जब शेख अहमद यासीन हमास की बुनियाद रखता है तो याह्या उसी टाइम उसका हिस्सा बन जाता है, और उसके एक साल बाद 1988 में इसराइल याह्या सिनवार को गिरफ्तार कर लेती है और उसे 4 बार लाइफ सेंटेंस इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई जाती है, जो तकरीबन 426 साल के बराबर होती है। हालांकि वो जेल में सिर्फ 23 साल गुजार लेता है और 2011 में एक इम्प्रिजमेंट एक्सचेंज डील के थ्रू इसराइल के सोल्जर गिलाद शिलात की एक्सचेंज में उसे रिहा किया जाता है, और उसके बाद वो हमास का एक अहम ओहदे पे तैनात किया जाता है। और 2014 में जब इसराइल गजा पे हमला कर लेती है तो उसमें याह्या एक अहम रोल प्ले कर लेता है, तो उसकी वजह से अमेरिका उसे एक यूनिवर्सल टेररिस्ट डिक्लेयर कर लेती है। और 2017 में जब इस्माइल हानिया हमास की चीफ से रिजाइन कर लेता है तो याह्या सिनवार को हमास का चीफ बनाया जाता है। याह्या सिनवार इसराइलियों का सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड पर्सन था, क्योंकि इसराइल के मुताबिक इस्माइल हानिया और मोहम्मद दिया के अलावा 7 अक्टूबर के अटैक में ये एक अहम मास्टरमाइंड था जिसमें 1100 ज्यूश की जान चली गई थी। उस टाइम पे इसराइल की पीएम नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट इशू किया था जिसमें उसने कहा था कि हम हमास को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेंगे और इस अटैक में जो भी लोग शामिल थे हम उसको एक एक चुन के मारेंगे। इसलिए उसने सबसे पहले इस्माइल हानिया को ईरान में मार दिया और उसकी एक दिन बाद मोहम्मद दिया को गजा में मार दिया, और याह्या की तलाश 1 साल से जारी थी लेकिन वो नहीं मिला था और अब उसको भी मार दिया गया है। और इन सब में अमेरिका ने इसराइल का कंप्लीटली सपोर्ट किया है कि इसराइल को भरपूर हक हासिल है अपने आप को डिपेंड करने का। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, और वो है कि आया हमास ने क्यों 7 अक्टूबर पर इसराइल पे अटैक किया है। इसके जवाब में हमास कहते हैं कि इसराइल ने हमारे ऊपर 100 साल से ज्यादा कब्जा किया हुआ है, वो ना हमें मार रहे बल्कि हमारे घरों पर हमारे इलाकों पर कब्जा कर रहे और हमें अपने ही घरों से निकाल रहे हैं। और इस बारे में याह्या का एक फेमस स्टेटमेंट भी है कि हम एक अच्छा विक्टिम बन के रहे अगर वो हमें मारते भी, यानी वो अगर हमें ज़बह भी करे लेकिन हम चीखे भी ना। लेकिन दूसरी साइड पे इसराइल कह रहे कि नहीं, 7 अक्टूबर का जो अटैक था ये एक टेररिस्ट अटैक था। अगर हम यहाँ पे मान भी ले कि 7 अक्टूबर का जो अटैक था ये एक टेररिस्ट अटैक था, तो फिर जो इसराइल 7 अक्टूबर की बात कर रही है वो क्या है। उन्हें तो सिर्फ हमास के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने तो पूरी फलस्तीन के खिलाफ एक जेनोसाइडल वार डिक्लेयर कर दी है जिसमें अब तक तकरीबन 44,000 फलस्तीनियों को मारा जा चुका है, और उसमें ज्यादातर तादाद बच्चों की है, और उसके तकरीबन 90% इलाके को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। और अभी 20 अक्टूबर को इसराइल ने गजा में एक बम गिराया जिसमें तकरीबन 70 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान चली गई है। इससे हमें ये अंदाजा होता है कि इसराइल जो सब कुछ कर रहा है वो सिंपल 7 अक्टूबर के अटैक की वजह से नहीं कर रहा, यानी वो सिंपल अपने आप को डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि इसके अलावा उनका एक बड़ा मकसद है जो कोई और नहीं बल्कि ग्रेटर इसराइल है।
क्योंकि 25 सितंबर को इसराइल के एक न्यूज़पेपर जेरूसलम पोस्ट में एक आर्टिकल इशू होता है जिसे बाद में डिलीट किया जाता है और उसका टाइटल होता है एस लेबनान इज द पार्ट ऑफ द प्रॉमिस्ड लैंड। और इस आर्टिकल में बाकायदा ये लिखा गया है कि जो अल्लाह के गॉड ने चिल्ड्रन ऑफ इसराइल को प्रॉमिस किए थे उसमें मॉडर्न डे ऑफ इसराइल आता है, गजा आती है, वेस्ट बैंक आती है, सैरा, लेबनान, इराक और इवन सम पार्ट ऑफ द तुर्की शामिल है। यानी इस आर्टिकल में ग्रेटर इसराइल के बारे में बाकायदा जिक्र किया गया है। और आप जब मौजूदा वक्त में इसराइल की हरकतों को देखोगे तो आपको क्लियरली अंदाजा होगा कि इसराइल अपने आप को डिपेंड करने के लिए सब कुछ नहीं कर रहे, बल्कि इस मकसद को हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप इसराइल को देखो तो वो सिंपल गजा को अटैक नहीं कर रहा, उसके अलावा वो लिबनान को भी रेगुलरली अटैक कर रहा है और अब तक तकरीबन 2400 से ज्यादा लोगों को मारा जा चुका है। और ये सिंपल इन लोगों को मार नहीं रहे बल्कि उनके इलाकों पर कब्जा किया जा रहा है। आपको जिस स्क्रीन पे ये वीडियो नजर आ रही है जिसमें इसराइल के सोल्जर इसराइल का झंडा एक इलाके में लगा रहे हैं, ये इसराइल नहीं है बल्कि लिबनान का एक विलेज मारून अल रास है जहां पे इसराइली सोल्जर इसराइल का झंडा लगा रहे हैं। इसराइल के एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक बुक इशू किया है अलान इन लेबनान के नाम से, जिसमें क्लियरली इसराइल ने अपनी एम्बिशन को जाहिर किया गया कि वो किस तरीके से लेबनान में सेटलमेंट करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने फलस्तीन में सेटलमेंट करके फलस्तीनियों से इलाका कब्जा किया था, सेम ही तरीके से वो लेबनान में सेटलमेंट करेंगे और लेबनान से इलाका अपने कंट्रोल में लेंगे। और उसके अलावा इसराइल की एक और ऑर्गेनाइजेशन एक क्लियर प्रपोजल इशू करता है जिसमें वो लेबनान के सारे विलेज का नाम अरबी से चेंज करके हिब्रू में लिखता है। तो इससे हमें ये क्लियरली अंदाजा होता है कि इसराइल जो ये सब कुछ चल रहा है वो अपने मकसद ग्रेटर इसराइल को पूरा करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और यहाँ पे सबसे अफसोस की बात क्या है कि मुस्लिम ममालिक को ये पता है कि ये सब कुछ इसराइल क्यों कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो खामोश है। सऊदी अरब, जॉर्डन ये सिंपल तमाशा देख रहा है, लेकिन उनको ये भी पता है कि इसके बाद कल उनका नंबर है, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर रहे।